नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आयोजित ग्लोबल समिट 2024 में सम्मिलित होने के लिए राजस्थान के आबू रोड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। ब्रह्म कुमारी बहनों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जोरदार स्वागत और अभिनंदन किया। हर दृष्टि से अपने को पाने का प्रयास करते हैं, जैसा अभी मोहित जी ने यहाँ पर डॉक्टर मोहित जी ने कहा, और अपनी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत भी वो कोशिश करते हैं कि देवभूमि उत्तराखंड से करें। और ऐसे प्रदेश से आकर जहाँ कभी कभी मुझे लोग पूछते हैं कि देवभूमि में कितने देव स्थान हैं या कितने प्रसिद्ध स्थान हैं, तो मेरा एक ही उत्तर होता है कि देवभूमि जिधर भी आपकी नज़र जाएगी हर स्थान देवों से आच्छादित है। हर स्थान हमारा पर्वतों से आच्छादित है, हर स्थान वनों से आच्छादित है, हर स्थान हिम ग्लेशियरों से आच्छादित है, नदियों से आच्छादित है। और ऐसे देवभूमि से आकर आप सबके बीच में इतने बड़े वैश्विक सम्मेलन में आप सबके कार्यक्रम से जुड़ना तथा आध्यात्मिक शक्ति और शांति से ओतप्रोत इस परिसर में आप सबके बीच में आने का शुभ अवसर जो प्राप्त हुआ, ये मेरे लिए भी और यहाँ आए हुए सभी के लिए एक सौभाग्य की बात है। और मैं बहुत सालों से प्रजापिता ब्रह्म कुमारी इनके संस्थानों में मैं जाता रहा हूँ। लगभग 15-16 साल से मैं जा रहा हूँ और बहुत सालों से एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में भी, एक विधानसभा के सदस्य के रूप में भी, और अब उत्तराखंड राज्य के मुख्य सेवक के रूप में भी। बहुत बार मुझे संस्थान के लोग मुझे कहते थे कि आप माउंट आबू आइए और वहाँ पर बहुत दिव्य हमारा संस्थान है, वहाँ जाकर आपको बहुत अच्छा लगेगा और बाबा की कृपा प्राप्त होगी। तो मैं सोचता था बहुत बार, राहुल जी, मैं कई बार माथुर साहब, मैंने सोचा कि मैं ज़रूर जो है जाऊं, मन में बहुत इच्छा हुई। और ऐसे ही बगल में सालासर बालाजी, वहाँ भी बहुत सारे हमारे मित्रगण कहते थे कि आपको आना चाहिए, एक बार दर्शन करने चाहिए। और मन में इच्छा भी थी, रवि भाई आप तो स्वयं बाबा की धरती से आए हो। तो बहुत बार प्रयास किया और मेरे साथ ऐसा घटित हुआ, मैं समझता हूँ एक अनुभव भी है, और आपके साथ भी और आपके साथ भी बहुत सारे लोगों के साथ यही हुआ होगा कि अचानक ऐसा कार्यक्रम बना और हमारे मेहरचंद जी और नीलम दीदी और ये लोग सब रक्षाबंधन के दिन हमारा विधानसभा का सत्र चल रहा था और ये हमारे विधानसभा में आए, मुझे इन्होंने रक्षा सूत्र बांधा और उस दिन मेहरचंद जी ने कहा कि इस बार आपको अवश्य चलना है हमारे साथ। और एक उमेश भाई जी थे, वो बहुत सालों से कहते थे, मुझे उनका भी ध्यान आया, मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए। और सारा उपक्रम इस प्रकार से बन गया कि मैं यहाँ पहुँच गया और सालासर बालाजी के भी दर्शन हो गए और आप सबके भी दर्शन हो गए। बाबा जी के इस पवित्र स्थान पर भी आने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। मेरा कहने का आशय है कि मोहित जी ने तो बहुत ही अच्छा कहा कि स्वयं को खोजना है, आज से नए दिन की शुरुआत करनी है। वास्तव में उनके बड़ा प्रेरक था, लेकिन सच में ऐसे स्थान पर वही आ पाता है जिस पर बाबा की कृपा होगी या बाबा उनको बुलाएगा। और आप सब जितने लोग भी यहाँ पहुँचे हैं उन सब पर बाबा की कृपा है, इसीलिए सब लोग यहाँ पहुँचे हैं। और मैं कल सच बताऊं तो आज मैं भी इस स्थान पर कोई बहुत ऑरेटर बन के या भाषण देने के लिए नहीं आया हूं। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार के 3 साल के कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में उत्तराखंड में कुल 1481 किलोमीटर लंबाई युक्त 1519 सड़कों का निर्माण किया गया, जिस कारण 250
से अधिक आबादी वाले 35 नए गांवों तक सड़क पहुंच पाई। अभी सरकार के 3 साल के कार्यकाल में जहां रोजाना योजना के तहत कुल 1481 किलोमीटर लंबी 519 नई सड़कों और 195 पुलों का निर्माण किया गया, तो वहीं पहले से बने 159 किलोमीटर लंबी 61 ग्रामीण सड़कों का भी अपग्रेड किया गया। इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से गांवों को सड़कों से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना पर तेजी से काम किया जा रहा है। सड़कें प्रगति पर आधारित होती हैं, इसलिए हमारी सरकार का संकल्प है कि प्रत्येक गांव तक सड़क पहुंचे। साथ ही सड़क मार्ग से वंचित बाकी गांव तक भी सड़क पहुंचाने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के अनुसार मुख्यमंत्री सचिव और गढ़वाल आयुक्त डॉक्टर विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में देवभूमि ठेकेदार कल्याण समिति उत्तराखंड के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में लोक निर्माण विभाग के विभिन्न अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में समिति द्वारा प्रस्तुत 11 बिंदुओं के मांग पत्र पर विस्तृत चर्चा हुई। इसके अलावा ठेकेदार संघ द्वारा बैठक के दौरान एक अतिरिक्त बिंदु भी शामिल किया गया, जिसमें कुल 15 बिंदुओं पर फैसले लिए गए। इसके बाद ठेकेदार संघ ने अपनी हड़ताल वापस लेने का ऐलान किया। तो उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने बीजेपी के सदस्यता अभियान को लेकर जुबानी हमला बोला। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा का सदस्यता अभियान जिस जोश और खरोश के साथ शुरू हुआ था, उसका हश्र अब दिखने लगा है। भाजपा ने अपने नेताओं को विधानसभा में जो लक्ष्य दिया था वो पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है और अब भाजपा सिर्फ अपने आप को संतुष्ट करने में जुटी हुई है। तो खबर रुड़की से है, जहां हसील परिसर के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ता कई मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। आपको बता दें कि एक तरफ किसान स्मार्ट मीटर का विरोध कर रहे हैं, बकाया गन्ना भुगतान के साथ साथ अन्य मांगों को लेकर पिछले लगभग 1 महीने से ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं और आज से कांग्रेस भी जनहित की समस्याओं को लेकर धरने पर बैठ गई। ज्ञापन दिया, अधिकारियों से मिले, कई बार हमने नगर निगम पर धरना किया, प्रदर्शन किया और आखिरकार जब ये सरकार नहीं चेत रही तो हमारी मजबूरी बन गई। जब हमने मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे दिया और उसका भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा, तो धरना प्रदर्शन के अलावा हमारे पास जो है कोई उपाय नहीं था। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मुद्दे हमने उठाए, अगर हमारे मुद्दे गलत है तो प्रशासन के लोग आकर कहते हैं कि साहब आपकी बात गलत है, आप अपने घर चले जाओ, हम चले जाएंगे। भाई गन्ने का भुगतान नहीं हुआ, HRDA लूट का सेंटर बन गया। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि डबल इंजन की सरकार है, भाजपा की सरकार गूंगी बहरी सरकार है। 2 महीने से किसानों की आवाज जो है उन्होंने दबाकर रखी हुई है, उनकी सुनने को तैयार नहीं है ना अधिकारी, ना प्रशासन और ना ही ये सरकार। और उसके अलावा आप देख सकते हैं डंडेरे वाले भी जो है लगातार 18 दिन से बैठे हैं यहाँ पे, उन्हें भी यहीं बैठाकर रखा है। अब कांग्रेस विपक्ष की बारी है, हम भी यहाँ आकर बैठ गए धरना देने के लिए। हमने इन्हें 10 सूत्रीय मांग दी थी, जो इनसे कहा था हमने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब से कि आप अपनी सरकार से बात करो, इन पे काम करने का काम करें, स्मार्ट मीटर ना लगाने का काम। अरे भाई, जब तुम ऊर्जा प्रदेश हो, वो उसमें हो, तो तुम पहले पैसे लेके क्यों ऊर्जा देने की बात कर रहे हो? ऐसा कौन सा वो है जो तुम खरीदारी और उसकी बात कर रहे हो? तुम्हें लोगों को जो है बिजली देने का तुम्हारा कार्य है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम उनसे पैसे लेके तब दोगे इस काम को। दूसरी बात, जो गड्ढे हो चुके हैं सड़कों में, जो पड़े हुए हैं, और आज से नहीं, इनकी सरकार जब से आई है तब से हम देखते आ रहे हैं कि सड़कें तो है नहीं, गड्ढे हैं, उनको गड्ढा मुक्त करने की बात कही गई थी। विधायक प्रदीप बत्रा अभी कुछ दिन पहले जो है एक धरना प्रदर्शन किया था, उन्होंने इस काम के लिए धरना प्रदर्शन नहीं किया, उन्होंने धरना प्रदर्शन किया अपनी सरकार अपने खिलाफ। तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश में 5 बेहतर लोकेशन पर बने GMVN गेस्ट हाउस को गढ़वाल मंडल विकास निगम अब अपग्रेड करने जा रहा है, जिसके तहत एक वैल्यू एडिशन को जोड़ा जा रहा है। GMVN के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रशांत आर्य ने बताया कि विवाह के पास 94 प्रॉपर्टी है और सभी बेहतर लोकेशन पर हैं, लेकिन विशेष जगहों पर बने गेस्ट हाउस पर फोकस किया जा रहा है।
GMVN के टोटल 94 प्रॉपर्टीज में से सारी ही बेस्ट ऑफ द लोकेशन में है। ये हम भी कहते हैं, पब्लिक भी कहती है, सब जानते हैं। 5 तो नहीं, बहुत सारे हैं जहां हम विशेष चाहते हैं कि वो और प्रमोशन में आए और ज़्यादा उसका मार्केटिंग में हो और बिजनेस में लोग देखें उन जगहों को, पहाड़ की जगहों को देखें। तो अभी विशेषकर जो हम 5 फोकस कर रहे हैं जिन जगहों पे, वो हमारे ऋषिकेश में है, गंगा रिजॉर्ट। पहले से स्टैब्लिश है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि वहाँ पे कुछ पंचकर्मा और इस तरह की एक्टिविटी को शुरू करें ताकि एक वैल्यू एडिशन हो। शीला के लिए हम सोच रहे हैं, बहुत अच्छा गेस्ट हाउस है, उसको कॉर्पोरेट्स के लिए लाएं, और जंगल सफारी चूंकि वो राजा जी पार्क के साथ है तो उसको भी हम प्रमोट करना चाह रहे हैं। लेंसडाउन इटसेल्फ फेमस है, आर्मी हेरिटेज है, कांवा है, म्यूजियम है, उसको भी हम लोग लेंसडाउन को और अपडेट करना चाह रहे हैं और मार्केटिंग में ला रहे हैं। ओली फेमस है काफ़ी, क्योंकि इस जगह पे विंटर टूरिज्म के जो भी गेम्स होते हैं, विंटर गेम्स, वो वहाँ होते रहते हैं, तो उनमें हम लोग अपडेट करना चाह रहे हैं। वहीं भारत सरकार की योजना जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल और हर घर जल की योजना को लेकर जहां सरकार अपनी पीठ थपथपाती हुई नजर आती है, तो वहीं इस योजना की जमीनी हकीकत गैरसैंण के सेरा तेवा खर्क मालकोट ग्राम पंचायत में देखने को मिली है। यहाँ विभाग ने गांव में कार्य पूरा होने की बात कहकर कार्य पूर्ति के बोर्ड लगा दिए गए, लेकिन ग्राउंड पर ना तो नल है और ना ही जल। ऐसे में इस क्षेत्र के लोग आज तक कई बार इसको लेकर उच्च अधिकारियों को भी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। अब स्थानीय लोगों और ग्राम प्रधान ने इंडिया वॉइस से गुहार लगाई है और इस मामले को उठाकर शासन में बैठे अधिकारी और नेताओं की आंखें खोले ताकि उन लोगों को स्वच्छ पानी पीने को मिल सके। ग्राम प्रधान हेमा बिष्ट ये बताती हैं कि उनके गांव में विभाग द्वारा बोर्ड तो लगा दिया गया, लेकिन काम नहीं हुआ। हर घर जल योजना जो चलाई जा रही है सरकार के द्वारा, ये शायद में कहीं भी इसका काम ढंग से हुआ होगा। मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसा हो रहा होगा काम, लेकिन दुर्भाग्य ग्रामीणों का कि आज भी जो ये हर घर जल हर घर नल जो योजना चलाई जा रही है, उसके माध्यम से पानी कोई पी रहा होगा। मुझे तो ये नहीं लग रहा है कि कोई पी रहा होगा, लेकिन जो धरातल या कागजी कार्रवाई में बोलते हैं, वो उसमें दिख रहा है कि आपका कार्य पूर्ण हो गया है। साइन बोर्ड लगा दिए गए हैं, साइडों पे लगा दिए गए हैं, वो भी मुख्य द्वार पर। तो अगली खबर हरिद्वार से है, जहां भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद और खानपुर विधायक उमेश कुमार ने एसएसपी कार्यालय पर विशाल धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बड़ी संख्या में भीम आर्मी के कार्यकर्ता एसएसपी कार्यालय पहुंचे। भीड़ की संभावित संख्या को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए और एसएसपी कार्यालय के आसपास बैरिकेडिंग की गई और हर जगह पुलिस बल की तैनाती कर दी गई ताकि कानून व्यवस्था बनाए रखी जा सके। तो अगली खबर देहरादून से है, जहां परिवहन निगम राज्य स्थापना 9 नवंबर के दिन 130 नई बसों को भीड़ों में शामिल करने जा रहा है और जिसको लेकर निगम की टीम ने अंतिम निरीक्षण किया। इन बसों का संचालन पहाड़ी मार्गों पर किया जाएगा। परिवहन निगम के एमडी आनंद श्रीवास्तव ने बताया कि फरवरी मार्च में इन 130 बसों को टाटा मोटर्स से ऑर्डर किया गया था, जो अब जल्द ही परिवहन निगम से मिलने वाली है। परिवहन निगम की टेक्निकल टीम अंतिम निरीक्षण के लिए पहुंच गई है और जल्द ही ये 130 BS 6 की डीजल बसें निगम को मिल जाएंगी। तो वहीं उत्तराखंड में सरकारी सिस्टम पर हुए साइबर अटैक के बाद अब सरकारी सिस्टम पूरी तरीके से चौकन्ना हो गया है। निदेशक नितिका खंडेलवाल ने कहा कि 2 दिन पहले जो साइबर अटैक हुआ था, उसके बाद पूरे सर्वर सिस्टम को ही डाउन करने का काम किया गया था ताकि सरकारी डाटा सुरक्षित रह सके। और आप विभाग की तरफ से सभी 186 सरकारी साइट को स्कैन करने के बाद शुरू करने का काम किया जा रहा है। निदेशक IT DA ने कहा कि स्कैनिंग की प्रक्रिया अभी भी जारी है, जिसकी उम्मीद है कि जल्द ही सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। समस्त एप्लीकेशन जिन डिपार्टमेंट्स की चलती हैं, उन समस्त एप्लीकेशंस को हम लोग रेगुलर स्कैनिंग और क्लीनिंग कराते हैं
तो जब हम उस पर कोई भी ऑपरेशन रन करते हैं, डीप स्कैनिंग उस पर करते हैं, तो हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं कोई वायरसेस जो छुपे बैठे हैं, जो कहीं ना कहीं कभी बहुत ही डॉर्मेंट मोड में और एक्टिव हो गए हैं। तो ये हमें आज से 2 दिन पहले मतलब परसों पता चला, और हमने फिर तुरंत जैसे हमारे कुछ सिस्टम्स में, जिसको हम बेसिकली वर्चुअल मशीन्स बोलते हैं अपने डेटा सेंटर की टर्म्स में, उसमें हमें डिटेक्ट हुआ, तो हमने तुरंत अपने पूरे डीसी को डाउन कर दिया, ताकि हम नहीं चाहते थे कि वो कहीं ना कहीं कोई भी हमारे सिस्टम को इम्पैक्ट करे। तो उस प्रोसेस से चलते हुए हमने अपना पूरा डेटा सेंटर फिलहाल परसों से डाउन करा हुआ है। अब हमने हमारे पास लगभग 700 वीएम्स बोलते हैं, वर्चुअल मशीन्स होती हैं, उन लगभग मशीन्स। तो वहीं इन दिनों देश भर में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की लीलाओं का मंचन किया जा रहा है, और ऐसे में हरिद्वार की जेल में रामलीला चल रही है। इस रामलीला की खासियत यह है कि इसमें किरदार निभाने वाले कलाकार कैदी, और इनमें अन्य धर्म के कैदी भी आगे बढ़कर भूमिका निभा रहे हैं। रामलीला के लिए ये 1 माह पहले से प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, और उनकी मेहनत का परिणाम रामलीला मंच पर देखने को मिलती है। जेल के बंदी पूरी आस्था के साथ रामलीला को देखते हैं, और जेल का नाम सुनते ही जो खूंखार अपराधी वह हमारे दिमाग में आता है, मगर रामलीला की वजह से जिला कारागार का जो नज़ारा है वो भगवान राम की आस्था में डूबा हुआ दिखाई देता है। पूरे देश में हो रहा है, तो उसी क्रम में हमारी जेल कारागार में भी ये विगत कई वर्षों से वरिष्ठ जेल अधीक्षक श्री मनोज जी के प्रयत्नों से ये एक मनोरंजन के साथ साथ धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक शिक्षा भी बंदियों को प्राप्त हो, ये बहुत ही अच्छी पहल है। मैं इसका स्वागत करता हूं, और इससे हमारी जो भारत की सभ्यता और संस्कृति है वो यहाँ पर काफ़ी बड़ी मात्रा में आए हुए बंदी भी उससे ज्ञान ग्रहण करते। ये एक सार्थक पहल है। जेल प्रशासन के द्वारा लगातार कुछ न कुछ धार्मिक आयोजन यहाँ पर होते हैं। इसके लिए हमारे वरिष्ठ जेल अधीक्षक शारदीय नवरात्र के अवसर पर विगत 3 वर्षों से जो है जिला कारागार हरिद्वार में भी रामलीला का आयोजन किया जा रहा है, और ये 9 दिन तक जो है इस रामलीला कार्यक्रम का आयोजन इस कारागार में किया जाएगा। और ये पूरा कार्यक्रम जो है बंदियों द्वारा ही जो है निर्देशित होता है, अभिनीत होता है। पूरी तैयारी कार्यक्रम की मंच से लेके अन्य जितनी भी मेकअप है, ये सारा जो है ये हमारे बंदीगण ही करते हैं, और लगभग 20-25 दिन से जो है ये रिहर्सल कर रहे थे, और निरंतर जो है उसके पश्चात भी जो है जैसे रात को ये रामलीला का समापन हो जाता है, दूसरे दिन की तैयारी के लिए भी वो फिर से रिहर्सल करना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत लगन से, बहुत मेहनत से जो है वो इस कार्यक्रम की तैयारी करते हैं, और निश्चित रूप से जो हमारे जो रामलीला का पूरा संदेश है, जो उसके जो चरित्र हैं, जो विभिन्न चरित्र हैं हमारे रामलीला के, उससे हमारे बंदीगण प्रेरणा भी पाते हैं। और मैंने देखा है पिछले 3 साल से जो है उनके व्यवहार में, उनके आचरण में बहुत परिवर्तन आया है। स्पेशली जो इनका जो विभिन्न पात्रों का अभिनय करता है, तो निश्चित रूप से ऐसे कार्यक्रम उनके जीवन में बदलाव लाते हैं, हमारे कारागार में भी एक सकारात्मक माहौल पैदा करते हैं। जो रामलीला है मनोरंजन तो करती ही करती है, लेकिन उसका एक जो संदेश है। तो देवभूमि समाचार में फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।